नमस्कार दोस्तों, आपका आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1 का जो लास्ट चैप्टर है 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध के प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। इसमें कुल 5 प्रश्न हैं। ये पहला प्रश्न आपके सामने है। इन सब को हम हल करेंगे। इन सभी को मैंने अपनी नोटबुक में, क्योंकि मुझे पता है सभी बच्चे अपने नोटबुक में लिखते हैं तो लिखने में उनको क्या काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत सारों को उसमें ऐसा लगता है कि यार होमवर्क नहीं करे तो अच्छा है, इसलिए मैं भी कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चों को जो अनुभव हो रहा है वो मुझे भी हो। तो देखिए बच्चों, जितना आप अच्छा लिखोगे उतना आपको इसमें फ़ायदा है आगे की तैयारी के लिए। और इससे पहले के सभी वीडियो प्रश्नावली 1 के मैंने सभी वीडियो अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। और इससे आगे की जो प्रश्नावलियाँ हैं उनके वीडियो, दूसरी प्रश्नावली आपके रेखाएँ हूँ कौन, उसके वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा, डाल दूँगा। तो इन सभी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हम अपने प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, देखिए 1.6 संख्या अनुक्रमों से संबंध। आइए पता लगाइए। पहला प्रश्न, समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? यानी इस प्रश्न में, प्रश्न दिखने में आपको एक है लेकिन इसमें 4-5 प्रश्न हैं। चारों प्रश्नों को हम देखते हैं। पहला प्रश्न आपके समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले में तो आपको भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। दूसरा यहाँ से है, आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, ये प्रश्न हो गया। फिर समबहुभुजों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या जानते हैं, तीसरा प्रश्न हो गया। फिर चौथा प्रश्न आपके, क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है? क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? तो ये चौथा प्रश्न हो गया। चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस प्रकार लिखने हैं, लेकिन पहले मैं आपको समबहुभुजों के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए समबहुभुज है जो त्रिभुज से शुरू होते हैं। त्रिभुज से क्यों शुरू होते हैं? आपको पता है कि एक रेखा या दो रेखा, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। तो एक भुजा से कोई बंद आकृति बनती है क्या? नहीं बनती है। क्या 2 भुजाओं से बनती है क्या? नहीं बनती है। और 3 भुजा होते ही क्या है, ये बन जाती है त्रिभुज, है ना। तो बहुभुज किससे कहते हैं? जिसकी, यानी कि जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में क्या है, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। चतुर्भुज की परिभाषा क्या? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। 5 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? पंचभुज कहलाती है। ऐसे ही ये सभी क्या है, बंद आकृतियाँ होती है, ठीक है। इनकी भुजाएं सबकी अलग अलग होती है। तो ये क्या है, त्रिभुज से शुरू होती है। एक भुजा 2 भुजा से कोई बंद आकृति नहीं बनती है, इसलिए 3 भुजाओं से बनती है, तो त्रिभुज से शुरू होती है। यानी कि इसमें 3 भुजाएं हैं, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं हैं, षटभुज में 6 भुजाएं हैं, सप्तभुज में 7 भुजाएं हैं, अष्टभुज में 8 भुजाएं हैं, नवभुज में 9 भुजाएं, 10 भुज में 10 भुजाएं, और इससे आगे बनाओ। तो यानी कि आप हर बार एक भुजाएं बढ़ाकर भी एक समबहुभुज बना सकते हो। तो यहाँ देखिए एक पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। वो दिख रहा है कि 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ये लगातार चलता जाएगा। तो ये पैटर्न हमें क्या बता रहा है कि भाई ये गणन संख्याएं हैं। ये पैटर्न जो हमने पहली प्रश्नावली में पढ़ा है 1.1 में, 1.2 में, तो ये क्या है, कौन सा पैटर्न चल रहा है इसमें? गणन संख्याएं, ठीक है। तो ये हमने इनकी भुजाएं गिन ली है। तो अब देखिए सभी के चारों के उत्तर आपको कैसे लिखने हैं। तो देखिए पहले का उत्तर आपको लिखना है कि ये पैटर्न हमें कैसे मिल रहा है, 3, 4, 5, 6, 7 डैश डैश, यानी लगातार ये गणन संख्याओं का अनुक्रम है। कौन सा अनुक्रम है? पहले का आंसर गणन संख्याओं का अनुक्रम है जो 3 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? ये 3 से शुरू होता है। फिर दूसरा प्रश्न है कोनों की संख्या। देखिए आपको कौन सा संख्या अनुक्रम हो गया? समबहुभुज के प्रत्येक आकार अनुक्रम में आकृतियों के कोनों के विषय में आप क्या कहेंगे? तो कोनों की संख्या का अनुक्रम भी हमें क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 ही मिलेगा। क्यों मिलेगा? तो आप देखिए इस आकृति को वापस, इसमें 3 भुजाएं हैं और 3 ही आपको क्या मिल रहे हैं? कॉर्नर मिल रहे हैं। इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 ही कॉर्नर मिल रहे हैं। यानी कि एक जो भुजा है, इस भुजा के दोनों तरफ क्या है? कॉर्नर है। फिर अगली भुजा जो इस कॉर्नर से शुरू हो रही है अगले कॉर्नर पे जा रही है।
फिर यहाँ से एक वापस भुजा चल रही है, वो एक कॉर्नर से शुरू हो रही है, अगले कॉर्नर पे ख़त्म, वापस ये बंद आकृति में तो दूसरे कॉर्नर पे, यानी 4 भुजाओं में 4 कॉर्नर, 5 भुजाओं में 5 कॉर्नर, 6 भुजाओं में, आप सभी में देख लीजिए जितनी भुजाएं उतने ही कॉर्नर मिल रहे हैं। तो आपको ये अनुक्रम क्या मिल रहा है, देखिए कोनों की संख्या का अनुक्रम भी सेम ही है, जो हमें किसका मिला है, भुजाओं का। फिर ये तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, क्या आपको वही संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, तो हाँ वही संख्या अनुक्रम प्राप्त हो रहा, दोनों का सेम है। फिर कह रहा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ देखिए स्पष्ट आपको लिखना है इसका, यहाँ चौथा पॉइंट लगा के, क्योंकि किसी भी बहुभुज में प्रत्येक भुजा एक कोने से शुरू होकर दूसरे कोने तक जाती है, इसलिए जितनी भुजाएं होगी उतने ही कोने होंगे। तो पहले का आपका आंसर इस प्रकार आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न, संपूर्ण आलेखों के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्याओं की गणना कीजिए, इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो हमें वापस तालिका में चलना है। अब इस तालिका में देखिए ये संपूर्ण आलेख है, इसके बारे में इसमें आपको क्या करना है, रेखाओं को गिनना है। तो देखिए 2 बिंदुओं के मिलाने पर एक रेखा बन रही है, फिर 3 बिंदुओं को मिलाने से 3 रेखाएं बन रही है, ठीक है। यहाँ 4 बिंदुओं को मिलाने पे क्या बन रही है, यहाँ 2 बिंदुओं को मिलाने पे एक रेखा, 3 बिंदुओं को मिलाने पे 3 रेखा, फिर देखिए 4 बिंदुओं को 4 रेखाएं, तो चारों भुजाएं हो गई, फिर 2 कर्ण हो गए, ठीक है, 4 2 6 मिल गई। यहाँ हमें कितनी मिल रही है, 6 मिल रही है। फिर इसमें देखिए 5 बिंदुओं को मिलाने वाली 5 भुजाएं, तो ये हो गई। फिर देखिए इस बिंदु को यहाँ मिला रहे हैं, एक भुजा ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, ठीक है। ये इसको भी मिला रही है, इसको भी मिला रही है। अब देखिए पांचवी ये है, पांचवी कौन सी है, ये, क्योंकि इन दोनों को तो हमने गिन लिया, ये इनको भी मिला रही है। तो 5 अंदर हो गई, तो 5 अंदर की 5 बाहर की कितनी हो गई, 10 हो गई। इसी प्रकार यहाँ आप आगे चलोगे तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, 15 हो जाएगी। आप गिन लीजिए भली। देखिए ये 6 बिंदु है, 6 बिंदुओं को मिलाने वाली 6 भुजाएं होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 तो बाहर की हो गई। फिर देखिए ये 3 ये यहाँ जा रही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 6 12 हो गई। फिर देखिए ये 13 हो गई ये वाली, और ये 14 हो गई, और ये 15 हो गई, ठीक है। तो 15 भुजाएं यहाँ हो गई, तो यहाँ आपको मिल रही है 15। तो अब इस अनुक्रम को हम देखते हैं, इस पैटर्न को हम देखते हैं, तो हमें कौन सी संख्याएं मिल रही है, त्रिभुजाकार संख्याएं मिल रही है। कौन सी मिल रही है, त्रिभुजाकार। तो त्रिभुजाकार संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है, 3 1 3 6 10 15, हाँ ठीक है, 15 6 21, इस प्रकार ये चलती जाती है। तो आप इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, देखिए। तो यहाँ देखिए आपको किस प्रकार लिखना है। तो संपूर्ण आलोक के प्रत्येक आकार अनुक्रम में रेखाओं की संख्या की गणना कीजिए। तो हमने गणना कर ली है, 1 3 6 10 15 डैश डैश, ये त्रिभुजाकार संख्याओं का अनुक्रम है। ये आपको आंसर इसका इस प्रकार लिखना है। फिर देखिए ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ प्रश्न कह रहा है इससे आपको कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम हर 2 बिंदुओं को जोड़ते हैं तब ये अनुक्रम हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार आपको दूसरे का आंसर लिखना है। अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 है, डेरित यानी कि स्टैक्ड वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग है, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, यानी डेरित वर्गों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे वर्ग है, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए एक बार पहले मैं समझा देता हूँ, उत्तर तो आपके सामने लिखा हुआ है, इसी प्रकार आपको लिखना है, लेकिन पहले आप समझ लीजिए। डेरित वर्ग ये रहे आपके सामने। तो इसमें देखिए पहले एक वर्ग है, इस वर्ग के पास में 3 वर्ग और बनाए तो वापस एक बड़ा वर्ग बन गया, यानी कि 4 वर्गों से मिलकर एक वर्ग बना है। तो इसमें कितने वर्ग है, 4 वर्ग है। ठीक है, फिर इसमें देखिए ये इन 4 वर्गों के पास में हमने अगर 5 वर्ग और जोड़ दिए, 1 2 3 4 5, तो ये हमें
पूरा एक बड़ा वर्ग मिल गया है, जिसमें कुल घन कितने हो गए आपके, कुल वर्ग कितने हो गए 9। यहाँ गिन लीजिए आप, 4 पहले से ही है और 5 ये जोड़ दिए, 9 वर्गों का एक क्या बन गया, बड़ा वर्ग बन गया है। फिर इसमें भी देखिए ये 9 पहले से ही है, इनके पास में ऐसे अगर और हम बनाते हैं ये वाले, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा 16 वर्गों का, ये देखिए है ना, तो 16 वर्गों का मिल गया है बड़ा वर्ग। फिर यहाँ देखिए तो ये 16 पहले से अपने पास है, इन 16 के पास में हम आगे एक और जोड़ते हैं तो हमें मिलता है ये 25 वर्गों का, ठीक है, 25 वर्गों का। इन सभी को आप गिन लोगे तो वर्ग की एक स्पेशल खासियत होती है कि उसके एक भुजा पे जितने वर्ग है उतने ही वर्ग दूसरी सभी भुजाओं पे आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ गिन लीजिए 1 2 3 4 5 है, तो इधर इस दूसरी भुजा पे भी 1 2 3 4 5, ठीक है, यानी कि ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये 5 का वर्ग हो गया। तो ठीक है, डेरित वर्ग में आपको इस प्रकार करना है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, तो यहाँ देखिए आप, इसमें क्या पहला आपका आंसर होगा 1 4 9 16 25 डैश डैश, ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। इसमें हमें कौन सा अनुक्रम मिला है, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम मिला है। फिर ये कह रहा है कि आप स्पष्ट कर सकते हैं, तो यहाँ स्पष्ट में देखिए आपको लिखना है, क्योंकि हर नई आकृति में अन्य वर्ग जुड़कर नया वर्ग बनाते हैं, ठीक है, इस प्रकार आपको स्पष्ट करना है। ये तीसरे प्रश्न का आंसर हो गया है। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न में। ये रहा आपके चौथे प्रश्न और उसका आंसर। तो देखिए इसमें डेरित त्रिभुजों के अनुक्रम के प्रत्येक आकार में कितने छोटे त्रिभुज है, इससे कौन सा संख्या अनुक्रम प्राप्त होता है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और संकेत बता रहा है अनुक्रम के प्रत्येक आकार में प्रत्येक पंक्ति में कितने त्रिभुज है, यानी कि मैं इसको आपको अच्छी तरह से समझा देता हूँ। तो देखिए ये है जो ये सभी क्या है, डेरित त्रिभुज है। क्या है, डेरित त्रिभुज है। इसको मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छी तरह से समझाया था, लेकिन आज और समझा देता हूँ मैं कि इसको कैसे समझाते हैं। देखिए कैसे तो इनको हम बनाते हैं। देखिए ये एक त्रिभुज होता है, ठीक है, एक त्रिभुज में हम 3 त्रिभुज और जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं, देखिए ये एक हो गया, इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, कैसे इसकी आकृति बनाते हैं, दूसरी लाइन खींचते हैं, फिर इस लाइन के समानांतर एक यहाँ खींचते हैं, फिर इस लाइन के समानांतर इधर खींचते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, तो ऊपर वाली में तो क्या मिल गया आपको, 1 मिल गया। दूसरी वाली में आपने कितने लिए, 3, तो टोटल कितने हो गए, 4, यानी कि 4 त्रिभुजों का क्या मिल गया, एक बड़ा त्रिभुज मिल गया। फिर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए थोड़े मैं बड़ा खींच देता हूँ ताकि हम इसमें आसानी से बना सकते हैं। इसके समानांतर एक रेखा, फिर एक और खींच दी, 2 रेखा खींच दी, फिर इस भुजा की समानांतर भी इधर खींचनी है। देखिए ये एक हो गई, ठीक है, और ये एक हो गई। फिर इधर भी खींचते हैं अपन, इसके समानांतर ये एक, इसके समानांतर ये एक, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज, 1 2 3 त्रिभुज, तो इसकी सीट में हम 1 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 लिखेंगे, यहाँ हम देखिए 1 2 3 4 5 लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है कि ये विषम संख्याएं चल रही है, और इसी को हम और आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, जैसे एक लाइन और खींचते हैं इस प्रकार हम त्रिभुजों को। तो देखिए ये भुजा है, ये भुजा है, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको भी आगे बढ़ाते हैं, और इसको भी आगे बढ़ाते हैं। फिर देखिए इस भुजा के समानांतर ये और खींच दी। अब देखिए कुल कितने त्रिभुज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ हमारे को कितने त्रिभुज जोड़ने पड़े, 7, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर इसी को और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जो जितनी रेखाएं एक साइड से हमें, देखिए यहाँ से 1 रेखा 2 रेखा 3 रेखा 4 रेखा 5 हो गई, तो इधर भी हमें कितनी चाहिए, 1 2 3 4 5 चाहिए। इधर से भी हमें कितनी चाहिए, 5 चाहिए, 1 2 3 ये 4 और 5 हो जाएगी। तो हम देखिए इसको मिलाते हैं यहाँ, इसको मिलाते हैं यहाँ, और इसको मिलाते हैं यहाँ, और इसको मिलाते हैं यहाँ, ये खींच दी, ये भी खींच दी, ये भी खींच दी। तो देखिए चारों तरफ से हमें, तीनों तरफ से क्या मिल रही है, 1 2 3 4 5 भुजा हो गई। इधर से भी 1 2 3 4 5 भुजा हो गई, इधर से भी 1 2 3 4 5 भुजा हो गई ना, यानी 5। अब देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 त्रिभुज,
ठीक है। अब देखिए इन सभी को हम जोड़ते हैं तो हमें इसमें कुल कितने त्रिभुज है जो पता चल जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे हमने इनको जोड़ा 1 और 3 को तो 4 मिल गए, तो वैसे हम इन सभी को जोड़ते हैं। तो देखिए 3 और 1 4, 4 5 9 9 18, 18 7 25, 18 7 कितने होते हैं 25, यानी इसमें 25 त्रिभुज है। तो आप गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 आ गई ना। यानी कि हम इनको एक एक को नहीं गिनकर इधर जो साइड में हमारी विषम संख्याएं हैं इनको गिनते हैं तो हमें पूरे त्रिभुज मिल जाते हैं। तो इधर की संख्या 25 आ रही है, इनको हमने गिना वो भी 25 आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ आपको आंसर किस प्रकार लिखना है वो आपको ध्यान देनी है। तो देखिए उत्तर में आपको 1 लगा के 1 4 9 16 25 ये वर्ग संख्याओं का अनुक्रम है। फिर इसके दूसरे का आंसर है कि कौन सा अनुक्रम प्राप्त होता है, तो ये आ गया आपको वर्ग अनुक्रम, वर्ग संख्याओं का अनुक्रम। क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि प्रत्येक बार एक बड़ा त्रिभुज प्राप्त करने के लिए पिछले त्रिभुजों में अगली विषम संख्या को जोड़ने से ये पैटर्न प्राप्त होता है, ठीक है। इस प्रकार आपका चौथे का आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको करना है और इसी प्रकार आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब है आपके 5वां प्रश्न, कोच हिमकर्ण कोच स्नोफ्लेक वाले अनुक्रम में एक आकार से अगला आकार प्राप्त करने के लिए प्रत्येक रेखा को एक गति उभार, ठीक है, यानी स्पीड बम्प इस प्रकार से प्रतिस्थापित करना पड़ता है। जैसे जैसे इसे अधिक से अधिक बार किया जाता है वैसे वैसे परिवर्तन अत्यधिक छोटे छोटे रेखाखंडों के साथ छोटे तथा और अधिक छोटे होते जाते हैं। कोच हिमकर्ण के प्रत्येक आकार में कुल कितने रेखाखंड हैं, इनके संगत अनुक्रम क्या है, ठीक है। 3 12 48 अर्थात 4 की घात का 3 गुना इसका उत्तर है। ये अनुक्रम सारणी में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक तो कोच हिमकर्ण का मतलब होता है बर्फ़ के कण टुकड़े, ठीक है, बर्फ़ के टुकड़े। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय की तरफ बर्फ़ की जो बरसात होती है वो हिमकर्ण पड़ते हैं, इसलिए तो हिमकर्ण की तरह वो दिखाई देता है। यानी कि इसकी जब हम टुकड़े बार बार करते जाते हैं, इस प्रक्रिया को बार बार करते हैं तो इतनी बारीक होती है। देखिए आपने आकृति देखी होगी, पिछली वीडियो में भी मैंने बताई थी। ये रहा आपके कोच हिमकर्ण वाला, ठीक है। इसमें कैसे बनते हैं, ये त्रिभुज से शुरू होता है, फिर त्रिभुज की इस भुजा को हम ऐसे मध्य में से बनाते हैं, क्या बनाते हैं अपन, बम्प, है ना, क्या बनाते हैं, स्पीड बम्प। तो इस प्रकार इसको बनाते हैं, ये बीच में से ऊपर खींचते हैं। तो इसके देखिए एक रेखा के कितनी रेखाएं हो गई, ये एक रेखा थी पहले, फिर 1 और 2 ये हो गई, यानी कि एक की कितनी हो गई, 1 2 3 4, ठीक है। एक की 4 रेखा हो गई, यानी एक रेखा को हमने 4 रेखाओं में बांट दिया। फिर इधर भी ये 4 में हो गई, इस प्रकार तो ये बढ़ती जाती है। तो मैंने उस दिन बताया था कि ये 3 है, इसमें कितनी रेखाएं हो गई, 12 हो गई, ठीक है। इनको गिनोगे तो आप यहाँ से गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी दूसरे आकृति में कितनी होगी, 12 हो गई। यानी कि हम 3 को 4 से गुणा करते हैं तो 3 चौक 12 मिल जाते हैं, ठीक है। फिर 12 को 4 से गुणा करते हैं तो 48 मिलते हैं, 48 को 4 से करते हैं तो 192 मिलते हैं, 192 को 4 से गुणा करते हैं तो 768 मिलते हैं, ठीक है। यानी हर बार इसे 4 से गुणा करते जाओ, या आप ऐसे कर सकते हो 4 की घात के रूप में, ठीक है। तो अब इसको कैसे लिखना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों 3 12 48 192 कोच हिमकर्ण में हर अगले आकृति की भुजाएं 4 गुना बढ़ती है, ठीक है। कितनी गुना बढ़ती है, 4 गुना, इस प्रकार आपको लिखना है। दूसरा, कोच हिमकर्ण में रेखाखंडों की संख्या 3 × 4 की घात n, प्रत्येक बार हर एक रेखाखंड को 4 नई रेखाओं में बदला जाता है, ठीक है। यानी घात के रूप में आप लिखते हो तो ये 4 की घात के रूप में प्रश्न में पहले ही बता रखा है। यानी कि 3 को आप 4 की घात 1 2 3 4 ऐसे गुणा करते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रश्नावली एक पूरी हो गई है, यानी कि चैप्टर 1 पूरा हो गया है, जिसका ये लास्ट वीडियो था।
और अब हम चलेंगे दूसरी प्रश्नावली में, रेखा एवं कोण में। तो उन प्रश्नावली से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा जो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका प्यार हमें मिलता रहे। थैंक यू।